नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली शिखर सम्मेलन में दूसरे दिन की शिरकत। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश के 98% किसानों को 48 घंटे में किया गया धान खरीद का भुगतान। और आधार उपयोग को सरल बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने चंडीगढ़ में लगाई एक विशेष कार्यशाला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास पर बल दिया है। आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन डिजिटल परिवर्तन विषय पर तीसरे कामकाजी सत्र में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भारत समूह के देशों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए आंकड़े G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण घटक होंगे। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। मोदी ने कहा कि विश्व नेताओं को ये प्रण करना चाहिए कि अगले 10 वर्ष में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में डिजिटल परिवर्तन हो ताकि विश्व का कोई भी व्यक्ति डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित ना रहे। ये सपना तभी साकार हो सकता है जब डिजिटल सुविधा सही अर्थों में समावेशी और व्यापक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन युग का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग गरीबी और जलवायु परिवर्तन से दशकों से चली आ रही वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल उपयोग शासन में पारदर्शिता बढ़ा सकता है। भारत ने ऐसी डिजिटल सार्वजनिक चीजें विकसित की हैं जिनकी बुनियादी संरचना देश के अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यूपीआई का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष विश्व का 40% से अधिक रियल टाइम भुगतान और लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ। उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान के आधार पर देश में 46 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए, जिससे भारत वित्तीय समावेश में विश्व में अग्रणी बना। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार भी है, ने मंगलवार को हरियाणा निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 98% किसानों की 48 घंटों के अंदर उनकी धान खरीद का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पहुंची है। यही नहीं, मंडियों में अब तक खरीदे गए धान का 98.7% उठान भी हो चुका है। डिप्टी सीएम ने इस साल के धान खरीद सिस्टम की सराहना करते हुए बताया कि हालांकि चालू खरीद सीजन में धान खरीद का 57 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य था, परंतु राज्य सरकार ने इससे भी ज्यादा 14 नवंबर 2022 तक ही 98.59 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर ली है, जबकि सायं 5 बजे तक खरीद करने की अवधि निर्धारित की गई है, जिससे लक्ष्य से कहीं अधिक धान की खरीद हो जाएगी। जहां पेमेंट की बात है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 98% फार्मर्स को उनकी पेमेंट डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे में हरियाणा सरकार ने कर दी, जिसकी कुल राशि 11,819 करोड़ है और 236 करोड़ रुपए जो कल और परसों में हमारे पास पैडी आया है उसका पेंडिंग है, जो कि आज संडे तक पुश हो जाएगा और जो बैलेंस आज प्रिक्योर होगी अगले 48 घंटे के अंदर, उसको भी हम फार्मर के खाते में पुश करने का काम करेंगे। उन्होंने धान की मिलिंग करने वाले मिलर्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 1456 मिलर्स को HUM पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है और MSME द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही मिलिंग के लिए सबको समान धान का माल दिया गया है ताकि किसी भी सूरत में घोस्ट बिलिंग ना हो पाए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 नवंबर को मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर लाभार्थियों को कार्ड वितरित करेंगे। हरियाणा सरकार ने 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना सूची में शामिल परिवारों के अलावा ऐसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। SECC डाटा के अलावा इस योजना में शामिल किए जाने वाले अन्य परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार हरियाणा में 15,51,000 से ज्यादा परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाया है। इस कारण अब प्रदेश के 28 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा में अब तक 28,89,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नागरिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नई योजना 29 नवंबर से शुरू होगी। 3 चरणों में पूरे प्रदेश की आबादी का सर्वे होगा। पहले चरण में BPL, दूसरे चरण में विद्यार्थियों और तीसरे चरण में आम नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा। आधार उपयोग को सरल बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से चंडीगढ़ में एक विशेष कार्यशाला लगाई गई। इस दौरान UIDAI चंडीगढ़ की DDG भावना गर्ग ने कहा कि आधार का मुख्य उपयोग निवासी की पहचान को सत्यापित करना और सेवाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना है। सरकार आधार को और अधिक प्रभावशाली तरीके से उपयोग करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। Aadhaar has become the core of India's digital infrastructure. It has its inherent features of uniqueness, authentication, financial address and eKYC, which has helped the government authorities to directly reach the residents for the delivery of various subsidies, benefits and services. Aadhaar is verifiable anytime, anywhere, and it can be verified both online as well as offline and in a very cost-effective manner. उन्होंने कहा कि 3 सत्र में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इनमें आधार का उपयोग, सूचना सुरक्षा, प्रमाणीकरण, चंडीगढ़ में आधार का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचना इत्यादि के अलावा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली आदि पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि आधार में इनरोलमेंट हो जाने के बाद सभी तरह की सुविधाएं ली जा सकती हैं। कार्यशाला के दौरान आधार से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की गई। चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर या सामान बाहर ना जाए और इसकी बेहतर तरीके से संभाल की जा सके, इसके लिए फ्रांस ने 10 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम चंडीगढ़ भेजी है। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने उनके साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि फ्रांसीसी विशेषज्ञ 19 नवंबर तक यहां रहेंगे और चंडीगढ़ के हेरिटेज की संभाल को लेकर अपने सुझाव देंगे। इस दौरान सुझाव दिया गया कि अगर प्रशासन हेरिटेज आइटम्स को अपना नाम करा ले तो चोरी या नकली आइटम्स बनाने की घटनाएं कम हो सकती हैं। कल हुई बैठक में 4 मुद्दे तय किए गए, जिनमें विरासत वस्तुओं की प्रमाणिकता, वस्तुओं की टैगिंग, विरासत वस्तुओं के कानूनी संरक्षण में मार्गदर्शन, उनके संरक्षण और बहाली के लिए दिशा निर्देशों व प्रक्रिया का पालन करने के मुद्दे शामिल हैं। वहीं ली कार्बूजिए फाउंडेशन की ओर से बैठक में कहा गया कि लीगल फ्रेमवर्क में अगर एंटीक एवं आर्ट ट्रेजर एक्ट के यहाँ के हेरिटेज को शामिल कर लिया जाए तो संभाल आसान हो जाएगी। चंडीगढ़ के फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने 16 नवंबर को अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने 120 पास आउट छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को बधाई दी और उन्हें अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। Institutions like FTDR are not only providing way for higher education or career perspective, but they are offering paths of modern era education, where finding employment is not the only objective, but the integrated development of society and nation is its main purpose. If you are looking for new age perspectives, like footwear production, fashion designs, leather goods, designing retail merchandise.
उन्होंने राष्ट्र निर्माण में FDDI के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में फुटवेयर, फैशन, रिटेल और लेदर गुड्स उद्योगों में काफी संभावनाएं हैं और FDDI इन उद्योगों के लिए वांछित प्रशिक्षित मानव संसाधन की आपूर्ति कर सकता है। उन्होंने FDDI के छात्रों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने करियर के विकास में चरित्र, सादा जीवन और उच्च विचार की भूमिका पर जोर दिया। चंडीगढ़ के IT पार्क स्थित क्रिकेट अकादमी में दूसरे बलराम जी दास टंडन अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में हरियाणा ने जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में उत्तर भारत की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी देश का भविष्य हैं, यही आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। जब उनके सपूत्र जो है उनकी याद में उनको स्मरण करते हुए उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को, इस प्रकार का यह टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से आपने कहा कि अभी हमने ये शुरुआत की है, हम आने वाले समय में इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा एक प्रयास है। जिस कद के वो नेता थे, जिस तरह से उनका एक योगदान रहा है समाज के लिए, स्वाभाविक रूप से इस टूर्नामेंट का आयाम अगर और भी ज्यादा विस्तृत होता है, बड़ा होता है, तो और भी वो आनंद का विषय हम सबके लिए होगा। उन्होंने कहा कि बलराम जी दास टंडन स्वयं भी एक खिलाड़ी थे जो सदैव बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने में प्रयत्नशील रहे। वहीं UTCA के अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि चंडीगढ़ ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले शहर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिससे उनका उत्साह बढ़ा है। उसी के माध्यम से ही आप अपनी कोई भी अचीवमेंट कर सकते हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो शायद कुछ भी कार्य करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो खुद एक बड़े अच्छे रेसलर थे, वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो हमने कोशिश करी कि उनके नाम से ये टूर्नामेंट रखा जाए और 1 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है, तो हम हर साल हम 1 नवंबर को उसमें शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट में से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान प्रशासक के सलाहकार ने कहा कि आगामी 2 महीने में चंडीगढ़ की खेल नीति तैयार की जाएगी। इसमें शहर के युवा खिलाड़ियों के लिए चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती में 5% कोटा रखने पर भी विचार किया जाएगा। सलाहकार ने कहा कि UTCA के साथ MOU पर काम चल रहा है। समारोह के दौरान हिमाचल के CM ने पूर्व भारतीय गेंदबाज चेतन शर्मा की गेंद पर शॉट्स भी लगाए। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। चंडीगढ़ में सुखना लेक और रॉक गार्डन के बीच बने बर्ड पार्क का 1 साल हुआ पूरा। चंडीगढ़ प्रशासन ने आगंतुकों को बर्ड पार्क में दी 1 दिन की मुफ्त एंट्री। आदमपुर इलाके से नवनिर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई शपथ ग्रहण करने पहुंचे चंडीगढ़। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।